हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। एमसीक्यू सीरीज़ जो चल रही है हमारी, जो कि किसी भी टाइप के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, 11th में हो या 12th में हो, या फिर आप नीट जेई आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए एमसीक्यू सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सब इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, आप मेरी वीडियोस आसानी से देख सकते हो, क्योंकि मैं दोनों में समझाने की कोशिश करती हूँ और आपको आसानी से समझ आ भी जाएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप ट्राई किया करो कि आप उसका आंसर पहले दो, मतलब मेरे आंसर बताने से पहले आप मन में उसका आंसर सोचो। इससे क्या होगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको जब सही पता चलेगा वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जब हम खुद ट्राई करते हैं और वो चीज़ गलत होती है तो हम सही चीज़ हमेशा याद रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। इफ़ मोनोसेकेराइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ नोन एज। अगर किसी मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? जो सेकेराइड वर्ड होता है उसे हम शुगर या सेकेराइड जो होता है वो हम जनरली जो प्राइमरी शुगर्स होती है उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेकेराइड या फिर शुगर। तो मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें केवल एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट होती है। मोनोसेकेराइड की खासियत क्या होती है कि ये कभी भी हाइड्रोलाइज होने के बाद कोई और सा कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं देता है, क्योंकि ये खुद सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट का बना होता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन है एल्डोज, कीटोज, एपीमर या फिर नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्डोज। देखो, एल्डिहाइड, एल्डोज। ठीक है, ओज जो शब्द होता है, ये जो पीछे ओज लग रहा है, ये किसके लिए यूज़ होता है? शुगर के लिए यूज़ हो रहा है, और जो एल्ड शब्द है ये एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस तरीके का आइसोमेरिज्म, समावयवता पाई जाती है? तो इसको क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल, तीसरा ऑप्शन है चेन या फिर नन। अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कैसे हैं, मतलब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, बस क्या डिफरेंस होता है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पर आप ऑप्टिकल में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम यहाँ स्ट्रक्चरल वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन में मैं पोजीशन लिख देती हूँ ऑप्टिकल काट के। अब जो हम चूज़ करेंगे वो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म चूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्लूकोज पर फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे ही तो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो फर्स्ट कार्बन पर ही होंगे। तो ग्लूकोज का C1 कार्बन कौन सा होता है? एनोमेरिक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं? क्यों? क्योंकि लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स के। तो पहला ऑप्शन है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, केवल ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। तो इसका सही आंसर है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है। फ्रक्टोज नहीं मिलता है, केवल ग्लूकोज नहीं मिलता है, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज तो खुद एक डाइसेकेराइड है। उसके बाद नेक्स्ट है, माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिलता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या नन। तो माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें ग्लूकोज मिलता है। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज का डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, माल्टोज भी क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स इज।
सारी दी हुई शुगर्स में से सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा मीठी कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर कोई नहीं। तो जो फ्रक्टोज होती है वो सारी शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा स्वीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। इनमें से जो हमें शुगर दी हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट दी हैं, उनमें से टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन सी शुगर देती है? ऑप्शंस हैं सुक्रोज, केन शुगर, ग्लूकोज या ये ऑल ऑफ देम या फिर नन। तो होता क्या है, टॉलेंस रिएजेंट कौन देता है? केवल और केवल ग्लूकोज देता है इन ऑप्शंस में। वैसे और भी शुगर्स देती हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो सुक्रोज और केन शुगर है ये तो एक ही बात हो गई, सुक्रोज को ही हम केन शुगर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ग्लूकोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन्वर्ट शुगर क्या है? इन्वर्ट शुगर के लिए दिए हुए ऑप्शंस में से क्या सही ऑप्शन है? इसको समझने से पहले, ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आप ये समझो कि ये जो इन्वर्ट शुगर है ये किसे कहते हैं। तो इन्वर्ट शुगर हम कहते हैं सुक्रोज को। क्यों? क्योंकि सुक्रोज की जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से होती है। और इन्वर्टेज का ही दूसरा नाम क्या है? सुक्रेज। सुक्रोज जो होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर। गलत है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होती हैं। दूसरा ऑप्शन है इक्वी मॉलिकुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मतलब जितना ग्लूकोज मिलता है उतना ही फ्रक्टोज। ये सही है। क्यों? क्योंकि 1 मोल हमें हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज मिलता है और 1 मोल फ्रक्टोज का मिलता है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वैसे सही आंसर यही है, सी है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज। अब भाई इन्वर्ट शुगर को ही हम सुक्रोज कह रहे हैं, तो सुक्रोज ही हमें वापस थोड़ी ना मिलेगा। अ वेराइटी ऑफ केन शुगर। ठीक है, वेराइटी नहीं होती है, ये असल में खुद ही केन शुगर कहलाती है। सुक्रोज को ही हम केन शुगर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट इट इज। तो जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें A to Z मैंने सारी रिएक्शंस कराई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रिएक्शंस वाला ही है कि ग्लूकोज की रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज और चौथा ऑप्शन है सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने पर मिलता है हमें ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द रीएजेंट विच मे बी यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन इज। हमारी जो यूरिन होती है उसमें शुगर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रीएजेंट यूज़ होता है? टॉलेंस रीएजेंट, बेयर्स रीएजेंट, आयोडीन सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट्स रीएजेंट। तो इसका सही आंसर है बेनेडिक्ट्स रीएजेंट। अच्छा, आपको कहीं कहीं टॉलेंस रीएजेंट भी दिया हुआ मिलेगा, बट वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता है। जो मेजर रीएजेंट हम यूज़ करते हैं वो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट एनोमर्स इज करेक्ट। जो हमारे एनोमर्स होते हैं उनके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, दूसरा ऑप्शन है एनोमर्स आर इनिशियोमर्स, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एनोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या फिर कोई सा नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, एनोमर्स जो होते हैं वो आपस में डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। एनोमर्स असल में कहाँ पाए जाते हैं? एनोमर्स हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, किसके? ग्लूकोज के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर। इनमें से दिया हुआ कौन सा ऑप्शन शुगर में नहीं काउंट होता? पहला ऑप्शन है माल्टोस, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो सही आंसर है इसका स्टार्च। अब ऐसा क्यों बोला मैंने कि स्टार्च जो होता है वो शुगर नहीं होता है? शुगर कैटेगरी में जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो या तो मोनोसेकेराइड्स होते हैं या फिर वो ऑलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ऑलिगोसेकेराइड्स मतलब डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टार्च है वो क्या है? वो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो नॉन शुगर होते हैं, शुगर की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। बाकी सब हमारे क्या हैं? मोनो या डाई हैं। जैसे माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनो है, ग्लूकोज मोनो है। ठीक है,
हर क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जा रही हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। केवल आंसर बताना मेरा एम नहीं है, मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाओ। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ओसा जोन। ओसा जोन की जो फॉर्मेशन होती है इनमें से कौन सा कंपाउंड वो नहीं देता है। अब देखो, जो ओसा जोन होता है वो जनरली कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, वो बनाते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, ओसा जोन पे ऑलरेडी एक वीडियो पूरी की पूरी मतलब केवल और केवल ओसा जोन पर ही है वो वीडियो, उसमें मैकेनिज्म भी बताई है कि ओसा जोन किस तरीके से बनता है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ओसा जोन, अच्छा यहाँ पर मैं सिंपल ये बता देती हूँ कि ओसा जोन बनता कब है। ओसा जोन जैसे हम ग्लूकोज की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं, जब फिनाइल हाइड्रोजीन एक्सिस में प्रेजेंट हो, ठीक है, जब एक्सिस में प्रेजेंट होता है तब हम उसको तब हमारा जो कंपाउंड बनता है वो होता है ओसा जोन। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ओसा जोन फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, तो माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या नन। तो इसमें से सही ऑप्शन है हमारा माल्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं, तो ये हमारा ओसा जोन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर एपीमर्स। एपीमर्स कौन कौन से हैं आपस में। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज गैलेक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज मैनोज, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं वो भी आपस में एपीमर्स होते हैं, और जो ग्लूकोज और मैनोज हैं वो भी आपस में एपीमर्स ही हैं। एपीमर्स असल में होता क्या है कि सारे कार्बन पर जो OH और H की हमारी पोजीशन है वो सेम है, लेकिन कि सिर्फ एक कार्बन पर इन दोनों कंपाउंड में OH और H की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो आपस में C4 एपीमर्स होते हैं, और जो ग्लूकोज और मैनोज हैं वो आपस में C2 एपीमर्स होते हैं। मतलब चौथे वाले कार्बन पर पोजीशन डिफरेंट होती है, इसमें दूसरे वाले कार्बन पर पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ओसा जोन। अब देखो यहाँ पर भी हमने यही डिस्कस किया कि ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है एक्सिस अमाउंट में, तब बनता है ओसा जोन। तो भाई कितने हमें मॉलिक्यूल लगते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए। तो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें 3 मॉलिक्यूल लगते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल बॉन्ड और लिंकेज इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ पर्टिकुलर एक मेजर प्रॉपर्टी होती होगी, करेक्टर बॉन्ड होता होगा, वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है पेप्टाइड लिंकेज, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तीसरा ऑप्शन है एस्टर लिंकेज, डी मान लेते हैं चलो नन। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, किसके बीच, मोनोसेकेराइड्स के बीच। जैसे अगर मैं कहूँ कि डाइसेकेराइड बन रहा है तो वो असल में कैसे बन रहा है कि दो मोनोसेकेराइड्स के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तब जाके हमारा डाइसेकेराइड बनता है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होती है, प्रोटीन्स में होती है, किसके बीच बनती है, अमीनो एसिड के बीच बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज में जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसमें ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज कब आता है, या मतलब जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है एपिमराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है म्यूटा रोटेशन, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक रोटेशन, चौथा ऑप्शन है नन। इसका सही आंसर है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि म्यूटा रोटेशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है उसमें चेंज आ जाता है किसी भी कंपाउंड के, मतलब जो ये शो कर सकते हैं स्पेशली मोनोसेकेराइड्स, उनके ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मोनोसेकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ नोन एज। अगर मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डोज कहते हैं, या अगर कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है तो हम उसे कीटोस कहते हैं। ठीक है, ओसा जोन का मतलब हम समझ चुके हैं, एपीमर का मतलब भी हम देख चुके हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेट। इनमें से कौन सा डाइसेकेराइड म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन सुक्रोज और डी नन। तो जो सुक्रोज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुक्रोज होता है वो हमारा म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर। अब देखो इसके लिए होती है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। सबसे पहले ये समझो, एल्डोपेंटोज का मतलब है 5 कार्बन का हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, 5 कार्बन है टोटल जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो अगर 5 कार्बन वाला कोई कंपाउंड होता है तो उसमें 3 हमारे होते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब है एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों बॉन्ड पे अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ एल्डोपेंटोज में क्या होगा, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो सही आंसर हो गया इसका 8। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 बिकॉज इट कंटेन्स। अब देखो ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी टॉलेंस रिएजेंट की, है ना, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हम थ्योरी वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। कौन देता है? मतलब ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज देता है, लेकिन किस वजह से देता है? कौन से ग्रुप की होने की वजह से देता है? तो पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है अमाइड और चौथा ऑप्शन है एस्टर। तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड होने की वजह से ही जो ग्लूकोज है वो टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट देने का मतलब है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज लें और साथ में टॉलेंस रिएजेंट लें तो उससे क्या होगा, सिल्वर जो होगी वो टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री पर जम जाती है और बिल्कुल चमकदार सिल्वर जैसी, मतलब मिरर जैसी चमकती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए उसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट असल में होता क्या है? वो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है AgNO3 का। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी देता है और ब्रोमीन वाटर से भी रिड्यूस हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल पॉलीसेकेराइड। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये काफ़ी पूछा जाता है। तो जो एनिमल पॉलीसेकेराइड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस हैं सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। लोगों को लगता है सेल्यूलोज होगा, बल्कि सेल्यूलोज तो हमारी बॉडी में पच भी नहीं पाता, ये एनिमल्स की बॉडी में पच पाता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसे हम कहते हैं एनिमल पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। जो ग्लाइकोजन होता है असल में वो एक पॉलीसेकेराइड है। ये सब ही पॉलीसेकेराइड हैं, सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, अमाइलोज भी, अमाइलोपेक्टिन भी। तो जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। साथ में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लिवर में एंड मसल्स में। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कहाँ होता है? लिवर में होता है और मसल्स में होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं ये आपस में किस टाइप का रिलेशन शो करते हैं? ये आपस में एपीमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं, एनाइंशियोमर होते हैं या फिर कुछ नहीं? तो ये आपस में एनोमर्स होते हैं। एनोम और जैसे ये तो आपस में एनोमर्स होते हैं। जो एनोमर्स होते हैं वो कैसा रिलेशन शो करते हैं? डाई स्टीरियोमर्स। तो ये एनाइंशियोमर तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स ऑन द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय HI/P। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जब इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट हो तो ग्लूकोज का जो रिडक्शन है उसके बाद क्या बनता है? रिडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो अब जब हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन जुड़ के कम हो जाएगा। मतलब जैसे अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है तो वो कन्वर्ट किस में होगा? एल्कोहल में। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि जो स्टामा कर देती हूँ कि जो HI इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या ऑप्शंस क्या हैं? ग्लूसीटॉल, ग्लूकेरिक एसिड, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, चेन वाला। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो असल में HIP की प्रेजेंस में रिडक्शन जब होता है तो हमें मिलता है हेक्सेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को ये हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, इसलिए हमें एन हेक्सेन मिलता है।
इसके बारे में आप डिटेल में कार्बोहाइड्रेट की जो वीडियो है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बताया है उसमें देख सकते हो, आसानी से आपको सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है ऑन ट्रीटिंग ग्लूकोज विद कंसनट्रेटेड HNO3 व्हाट फॉर्म्स। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि कंसनट्रेटेड HNO3 किसका काम करता है, तो ये ऑक्सीडेशन के काम में आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या बनता है, ग्लूकेरिक एसिड, एन हेक्सेन, फॉर्मल्डिहाइड या कुछ नहीं, तो बनता है ग्लूकेरिक एसिड। ठीक है, तो इस वीडियो में यही 25 क्वेश्चंस लेते हैं। बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं लगभग 70 या 80 क्वेश्चंस हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेरी हो कोई इन क्वेश्चन से रिलेटेड या बाकी किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी उसको उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।